हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का जीके। एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का। एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम लोग एनसीईआरटी का कवर करेंगे। क्लास नाइन का आज है भारत का इतिहास। इसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था, ये सब देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण, ये सभी हम लोग देखेंगे। लेसन वन में देखेंगे हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति, विद्रोह जिसमें है, इसमें जिसमें विद्रोह शामिल है, स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति। विद्रोह किसे कहते हैं? तो बिना कोई प्लान करके हिंसा या उपद्रव करना ही विद्रोह कहलाता है। स्वतंत्रता संग्राम प्लान बेस्ड हो, प्लान जिसमें बनाकर धीरे धीरे हो और कोई बड़ा बदलाव नहीं हो तो स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब प्लान करके यदि कोई बदलाव अचानक हो तो उसे हम क्रांति कहते हैं। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति का कारण, शुरुआत और संवैधानिक राजनीतिक गणतंत्र की स्थापना, महिला का दास, जनसाधारण, सब के बारे में देखेंगे। राजतंत्र क्या होता है? राजा का बेटा जब राजा बने तो राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र, राजा जो कह दिया वही सर्वमान्य है, जिसे हम निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। और संवैधानिक राजतंत्र क्या है? संवैधानिक राजतंत्र, कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएगी तो ये हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। अब आ जाता है गणतंत्र, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो उसे हम कहेंगे गणतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, आइए हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, दार्शनिक कारण और आर्थिक कारण हम लोग देखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? तो 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। 1789 तक प्राचीन राजतंत्र होता है समाज और संस्था। समाज और संस्था को जो जोड़ेंगे तो हम प्राचीन राजतंत्र था। तो 1789 तक था। समाज किसको कहते थे? फ्रांसीसी क्रांति समाज स्टेट में विभाजित समाज। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। सत्ता और सामाजिक हैसियत को स्टेट कहते थे। तो प्रथम स्टेट जो था वो पादरी कहलाता था। द्वितीय स्टेट को कुलीन कहते थे और तीसरी स्टेट को सर्वसाधारण वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर, शिक्षक। पहला में पादरी जो सबसे बड़ा लोग होते थे, कुलीन दूसरा में, तीसरा होते सबसे नीचे के लोग। अब आते हैं फ्रांस का समाज। फ्रांस का समाज विशेषाधिकार प्राप्त, फ्रांस विशेषाधिकार प्राप्त जो कर टैक्स नहीं देते थे, जो जो होते थे प्रथम स्टेट के लोग जो थे वो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे, जिसे पादरी कहते थे। और सर्वसाधारण तृतीय स्टेट जो सर्वसाधारण थे, और द्वितीय थे सामंत और कुलीन। तो ये पादरी लोग कर टैक्स नहीं देते थे। पादरी पादरी टाइथ नामक धार्मिक कर भी लगाता था। पादरी लोग खुद कर लगाता था। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता का प्राप्ति करना था। फ्रांसीसी क्रांति इसलिए हुआ था जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता की प्राप्ति करना। इसमें राजनीतिक कारण क्या था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लुई 14वां 1643 से 1715 ईस्वी तक 72 वर्ष तक रहे। लुई 14वां कहते हैं कि मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कानून है। ये किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां बुर्बो वंश का राजा था और लुई 14वां कहा था मैं राजा हूँ, मेरा हर बात कानून है। अधिकारी पद वंशानुगत था फ्रांसीसी क्रांति में। अब आते हैं इसमें, देखिए फ्रांसीसी क्रांति में उत्तरी अमेरिका, जिसमें फ्रांस का अधिकार था। कनाडा, अमेरिका 133, 13 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार था। यहाँ पे फ्रांस का अधिकार था, यहाँ पे कनाडा का, यहाँ अमेरिका का। अब इंग्लैंड बना फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में हुआ। फ्रांस का नेतृत्व लुई 15वां कर रहा था। फ्रांस का नेतृत्व सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। लुई 15वां 1715 से 1774 जिसका कार्यकाल रहा। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के तरफ से नेतृत्व किया लुई 15वां। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के हार होने के बाद फ्रांस 2 अरब लिबरे कर्ज में चला गया।
2 अरब लिब्रे कर्ज में चला गया। बुर्बो वंश से संबंधित राजा था लुई 15वां। अब आते हैं लुई 16वां के बारे में। लुई 16वां 1774 से 1792। बुर्बो वंश से संबंधित राजा था लुई 16वां। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बना 1774 में। इनका जन्म वर्साय में हुआ था। विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी आंतुन से हुआ। अमेरिकी क्रांति के समय लफाकते के नेतृत्व में अमेरिका को सहयोग करने के लिए सेना भेजा। इधर इंग्लैंड की तरफ से अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिका के खिलाफ कर्नवालिस सेना लेकर पहुंचा था, परंतु इस क्रांति में इंग्लैंड की हार गया। इनके समय फ्रांस का 10 अरब लीबर कर्ज हो गया था। अब आते हैं दार्शनिक। दार्शनिक फ्रांसीसी क्रांति के बीच में दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो। अब शक्ति परिष्करण का सिद्धांत। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने राजा के दैवीय शक्ति को खंडन किया। जॉन लॉक जॉन लॉक का किताब है जॉन लॉक डू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने किया। अब रूसो रूसो का जन्म 1712 में जिनेवा में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के समय वह फ्रांस आ गया। इन्होंने फ्रांस की क्रांति का आधार ऐसा तैयार, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि यदि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता है। इसका मतलब इस तरीका से मतलब लोग कहते थे कि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक पुस्तक रचा रूसो ने। रूसो ने कॉमन विल सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है। किसने कहा? तो ये कहा था रूसो ने। रूसो ने डिस्कवरी ऑफ इनक्वलिटी नामक पुस्तक का भी रचना किया। आर्थिक कारण क्या था? लुई 16वां के समय 10 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर हो चुका था। टैक्स में देखिए, टैक्स यहाँ देखेंगे। टाइटल टाइथ धार्मिक कर था। टाइथ जो पादरी के द्वारा लगाया जाता था। टाइथ बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो टाइथ जो था धार्मिक कर था, पादरी द्वारा लगाया जाता था। टाइल जो राजा प्रत्यक्ष रूप से जनता पर लगाता था, जो जनता पर लगाता था वो टाइल कहलाता था। अब आते हैं संस्था। पार्लमा और स्टेट जनरल। राजा के साथ पादरी और कुलीन भाग लेते थे, वो पार्लमा कहता थे। अब स्टेट जनरल, इस तीनों स्टेट के लोग राजा के साथ बैठक में भाग लेते थे। फ्रांस की जनसंख्या। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ था। 1789 में 2.8 करोड़ तक हो गया था। जीविका संकट फ्रांस में क्या हुआ था? जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन। लुई सोलहवां लुई सोलहवां के बारे में देखेंगे तो लुई 16वां आर्थिक सलाहकार तुर्गो नेकर कैलुन को रखा था। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल की बैठक 1614 ईस्वी के बाद नहीं बुलाई गई। 1614 ईस्वी के बाद स्टेट की बैठक नहीं बुलाई गई। फ्रांसीसी क्रांति का अगला देखेंगे कारण, सामाजिक कारण, ये सब देख लिए। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं था, समानता के लिए था। मध्यवर्गीय क्रांति था, निम्न वर्ग भी शामिल था। इसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग थे। वो निम्न वर्ग में अस्थायी थे और मध्य वर्ग पेंडुलम जैसा था, जैसे हिलते रहता है पेंडुलम, ऐसे मान लो कि पेंडुलम है, ऐसे ऐसे चलता रहता है पेंडुलम जैसा था इनका जिंदगी। जनसंख्या ज्यादा था निम्न वर्ग का। फ्रांस का वंश उर्वर था। अब देखिए, रूसो ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। किसने कहा था? रूसो।
रूसो ने कॉमनवेल्थ सिद्धांत भी दिया। समानता और स्वतंत्रता की बात कही रूसो ने। मोंटेस्क्यू मोंटेस मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का क्रांति की शुरुआत, क्रांति की फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? चरण दर चरण संवैधानिक राजतंत्र 1789 से 1792 तक रहा। उग्र गणतंत्र रहा 1792 से 95। उदार गणतंत्र 1795 से 99। नेपोलियन साम्राज्यवादी रहा 1799 से 1814 तक। उग्र गणतंत्र रॉबस्पियर। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। स्वतंत्रता का मतलब होता है सभी लोग स्वतंत्र, समानता का मतलब कानून के समक्ष सभी समान, बंधुत्व का मतलब एक देश में सभी लोग भाई हैं। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कैसे हुआ? नेपोलियन ने जिस अंडे को दिया उसी अंडा का चूजा नेपोलियन को ही परेशान करने लगा। अंडा का मतलब राष्ट्रवाद से है। अब आते हैं प्रथम चरण, संवैधानिक राजतंत्र 1789 से 1792 तक। संवैधानिक राजतंत्र रहा 1789 से 1792 तक। लुई 16वां पर 10 अरब लिबरे का कर्ज हो चुका था। फ्रांस एक संस्था थी। पार्लमा और स्टेट जनरल, राजा, पादरी और कुलीन के साथ बैठक करते थे। स्टेट जनरल जहां तीनों स्टेट के लोग शामिल होते थे, स्टेट जनरल कहलाते थे। अब आगे देखेंगे, किसी तरह का यदि राजा को टैक्स कर बढ़ाना होता था तो इसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी होती थी, परंतु पिछले 175 वर्ष से स्टेट जनरल की बैठक राजा नहीं बुलाई थी। लुई 16वां 175 वर्ष के बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। 175 वर्ष के बाद यह बैठक 1614 ईस्वी के बाद 5 मई 1789 को बुलाया गया था। 1614 से 175, 1789। 1614 में बुलाया गया, फिर 1789। स्टेट जनरल की बैठक में जब 1789 में स्टेट बैठक जनरल की बैठक हुई तो पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि पहुंचे, कुलीन वर्ग से भी 300 पहुंचे और सर्वसाधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधि पहुंचे। इस बैठक में सामंत लोग अपने पूर्व अधिकारों को राजा से मांगने के लिए सोचा। पादरी टाइथ नमक कर लगाने के अलावा कई और कर लगाने के लिए पावर राजा से मांगने के लिए सोच रहे थे। अब आते हैं स्टेट में। प्रथम स्टेट पादरी थे, द्वितीय स्टेट कुलीन और तृतीय स्टेट सर्वसाधारण लोग था। स्टेट जनरल की बैठक जब शुरू हुआ तो राजा स्टेट वाइज वोटिंग कराना शुरू किया। इसके कारण सर्वसाधारण वर्ग के लोग क्रोधित होकर स्टेट जनरल की बैठक को छोड़कर सभी बाहर आ गए थे। अब आगे देखेंगे क्या होता है। आगे चलकर सर्वसाधारण लोग टेनिस कोर्ट मैदान में एकत्रित होकर स्वयं से भी नेशनल असेंबली बनाया, जिसका नेतृत्व मिराबे और आबेसिये ने किया। नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को सभी सदस्य 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किला पर आक्रमण किया। नेशनल असेंबली बनाकर जो निम्न वर्ग के साधारण लोग थे सब, और इस किले में बंद सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया गया। अब आते हैं बोस्टिल का किला। राजा के निरंकुशता का प्रतीक था जिसने पतन कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 को बोस्टिल का किला को पतन होने के बाद पूरे फ्रांस में सर्वसाधारण वर्ग के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जो साधारण लोग तीसरे स्टेट के लोग थे, 14 जुलाई को स्वतंत्रता मनाया गया फ्रांस में। फ्रांस के क्रांति के प्रथम चरण संवैधानिक में लुई 16वां की हत्या करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसी को निरंतर राजा बनाकर रखने और नेशनल असेंबली की स्थापना का प्रयास किया गया। नेशनल असेंबली, जिसे संविधान सभा कहते थे, 4 अगस्त 1789 को सदस्य का चुनाव हुआ। भाग लिए नागरिक लोग, सभी नागरिक भाग लिए, सक्रिय और निष्क्रिय। मध्यम वर्ग के लोग सक्रिय थे। जो व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो चुका है, पुरुष केवल और कम से कम 3 दिन का टैक्स देते हैं, जो कम से कम 3 दिन का टैक्स देते हैं। अब आते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा समानता लाने का प्रयास किया गया।
टाइथ नामक धार्मिक कर जो पादरी के द्वारा लगाया गया था, तो उसको समाप्त कर दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। नवंबर 1789 में घोषणा किया गया कि चर्च की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाए, और 1791 में संविधान पारित हुआ। संविधान संवैधानिक राजतंत्र बना 1791 में। सक्रिय लोग के द्वारा न्यायाधीश का चुनाव होने लगा। अब आते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार व्यक्ति का अधिकार, समान स्वतंत्रता का आशय, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचने से था। समान इच्छा कानून बना, कानून सभी के लिए समान बनाया गया। ले बार्बियो द्वारा चित्र पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। बात है मताधिकार। 25 वर्ष वाले या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो कम से कम 3 दिन टैक्स देते हैं, उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। एक सदनीय विधानमंडल बनाया गया। क्रांति का अब दूसरा चरण, उग्र गणतंत्र, जो 1792 से 1795 तक रहा। एक सदन विधानमंडल मध्यम वर्ग और रेडिकल निम्न वर्ग। रेडिकल का अर्थ परिवर्तन चाहने वाला होता है। रेडिकल वर्ग में दो तरह के पार्टी थे, एक जीरांदोस्तो दल और एक जैकोबियन दल। जीरांदोस्तो दल हेड था ब्रिंसो और जैकोबियन दल का हेड था रॉबस्पियर। मध्यम वर्ग का नेतृत्व कर रहा था, सहयोगी दांते हर्बर्ट था इसका। जैकोबियन दल का सदस्य गरीब लोग, मजदूर वर्ग, बिहारी मजदूर सदस्यता ग्रहण किया जैकोबियन में। और भारतीय राजा टीपू सुल्तान ने भी सदस्यता ग्रहण किया। फ्रांस के क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान। ऑस्ट्रिया और प्रसा पर 1792 में युद्ध की घोषणा हुई और सभी लोग फ्रांस के मार्सिले, फ्रांस का राष्ट्रगान गाते हुए इस युद्ध में भी भिड़ गए। मार्सिले के रचयिता रॉजेट द लाइल था। 10 अगस्त 1792 को राजा को बंदी बना लिया गया। नया संविधान के कानून बनाकर 21 वर्ष से उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन किया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की घोषणा हो गया। 21 सितंबर 1792 को रॉबस्पियर के द्वारा ब्रिसो की हत्या करवा दिए गए। अपने सहयोगी दांते और हर्बर्ट को भी हत्या करा दिया। इस प्रकार रॉबर्ट पियर फ्रांस में आतंक का राज कायम कर दिया। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वां को पेरिस में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर। लेसन 4 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।